विद्यार्थियों, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, प्राध्यापक भूगोल, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर, आज आप सबको बीए द्वितीय वर्ष भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के वायुमंडल एवं जलमंडल जिसके अंतर्गत है पर चर्चा करूंगा। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो कंटेंट होता है वह वायुमंडल ही होता है। आप लोगों को इस प्रश्न पत्र में जो अध्ययन कराया जा रहा है वह भौतिक भूगोल के दो मुख्य पार्ट वायुमंडल और जलमंडल, जिसे क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। आपको किन्हीं बुक्स में जलवायु के अंतर्गत ये अध्ययन मिल सकता है। इसमें वायुमंडल की प्रक्रियाओं की गतिशीलता, उसकी प्रकृति तथा पृथ्वी पर जीवन के विकास पर वायुमंडलीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न पत्र की विषय वस्तु पृथ्वी पर जलवायु के कारण होने वाले परिवर्तन तथा इसके मानवीय गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे परिचित कराना है। जलमंडल के अंतर्गत समुद्र तटीय प्रक्रियाओं, उसके विभिन्न संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई में मौसम और जलवायु के अंतर्गत अध्ययन करना है। परिचय के रूप में अगर इस मौसम और जलवायु की बात करें तो भौतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु और मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मानव जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मानव के आवास, वस्तु, भोजन, व्यवसाय, उसकी सभ्यता, संस्कृति आदि पर जलवायु और मौसम का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम आपको उदाहरण के रूप में समझाएं तो जैसे टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, सवाना प्रदेश के किर्गिज तथा भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पिग्मीज इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि इन सब का अपना अलग अलग रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और व्यवसाय है। ये सब जो इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है, यह सब जलवायु की ही देन है। अब हम लोग जलवायु के अर्थ को देखेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो जलवायु का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है, उसमें सबसे पहले समझना आवश्यक होता है कि जलवायु विज्ञान क्या है। जलवायु विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों क्लाइमा और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के ढाल का अध्ययन करना। अगर जलवायु विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो क्रिंचफील्ड महोदय ने जलवायु की परिभाषा दी है। जलवायु विज्ञान की वह शाखा है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करती है। अब हम जलवायु के तत्व को समझेंगे। किसी देश या प्रदेश या भूभाग
की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह है अक्षांश। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ग्लोब में कुल 180 अक्षांश हैं। 90 अंश अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में हैं और 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध में हैं। अक्षांशों के अनुसार ही धरातल पर तापमान का वितरण पाया जाता है। अक्षांशों के आधार पर ही धरातल पर वायुदाब का वितरण पाया जाता है। जब सूर्य के द्वारा विकिरण होता है, सौर विकिरण होता है, सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर पड़ती हैं तो सभी जगह एक समान नहीं पड़ती हैं, या ये कहें कि सभी अक्षांशों पर एक सी नहीं पड़ती हैं। विषुवतरेखी जो प्रदेश है, जिसे हम अयनवृत्तीय प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी जाते हैं तो देखा जाता है कि जो सूर्य ताप है, जो टेम्परेचर है, वह काफ़ी कम मात्रा में विषुवतरेखी प्रदेशों की अपेक्षा पाया जाता है। लेकिन विषुवतरेखी प्रदेशों की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों में जो वायुमंडल होता है उसमें ज़्यादा उष्णता अन्य अक्षांशों पर पाई जाती है। उसका कारण ये है कि तापक्रम के माध्यम से हमारे वायुमंडल और धरातल को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कोणीय आधार पर अधिक होती है। परिणामतः विषुवत रेखा से 5 अंश अक्षांश के ऊपर उच्च अक्षांशों में तो आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण वो अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, पार्थिव विकिरण होता है, तो उस समय और जब सौर विकिरण होता है उसके माध्यम से जो धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है वह अधिक होती है अपेक्षाकृत विषुवतरेखीय प्रदेशों में, जिसे अयनवृत्तीय प्रदेश भी कहते हैं, जो 0 अंश अक्षांश से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण की ओर होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे अंतरिक्ष से पृथ्वी के धरातल पर विषुवतरेखी प्रदेशों पर पड़ती हैं। लेकिन अन्य अक्षांशों पर उनका विस्तार अधिक होता है। परिणाम स्वरूप वो बहुत अधिक क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इसलिए अन्य अक्षांशों पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, तापमान अधिक प्राप्त होता है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वायुदाब अधिक पाया जाता है और वहाँ के धरातल की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। अगर हम देखें तो विषुवतरेखी प्रदेशों में अधिक ताप और दाब होने के कारण वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता भी बहुत अधिक पाई जाती है। आर्द्रता अधिक पाई जाने के कारण घनी वनस्पतियां होती हैं। घनी वनस्पतियों के कारण पूरा का पूरा जो वायुमंडल होता है वो उष्णार्द्र होता है और यही कारण है कि ऐसे प्रदेशों में हमेशा उच्च दाब बना रहता है। दूसरा, जलवायु को प्रभावित करने का जो कारक है वो ऊंचाई है, अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं। हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं
या ये कह लें कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं या ऊंचाई पर होते हैं तो उन स्थानों पर टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है जब तापमान लगभग समान होता है और उसके बाद पुनः फिर टेम्परेचर में वृद्धि पाई जाती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के आधार पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं या समुद्र तल से अधिक ऊंचाई की ओर जाते हैं तो उसमें तापमान निरंतर कम पाया जाता है। परिणाम यह होता है कि समुद्र तट के निकट अधिक वातावरण में उष्णता होती है, आर्द्रता होती है। कारण यह है कि समुद्र तट जो होता है वो वाष्प से आच्छादित वातावरण वाला प्रदेश होता है, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। लेकिन जो स्थलीय भाग होता है, जो महाद्वीपों का आंतरिक भाग होता है, वह शीघ्र गर्म हो जाता है और अपेक्षाकृत जलराशियों के शीघ्र ठंडा भी होता है, क्योंकि जो महाद्वीपीय भाग हैं या स्थलीय भाग हैं वो उनको उष्णता और ऊष्मा संचलन के माध्यम से प्राप्त होती है और जलराशियों को या समुद्रीय भागों को या महासागरीय भागों को जो उष्णता प्राप्त होती है वो संवहन की क्रिया के द्वारा होती है। परिणाम ये होता है कि जो समुद्र तटीय भाग है वह अधिक उष्ण होता है, लेकिन अगर हम शीत के दिनों की बात करें तो शीतकाल में अपेक्षाकृत जो समुद्र तटीय प्रदेश होते हैं वे बहुत कठोर नहीं होते हैं। शीत ऋतु में वे बहुत अधिक ठंडे भी नहीं होते हैं। ऐसे भागों में समान जलवायु पाई जाती है और यही कारण है कि जो समुद्र तटीय भाग होते हैं वहाँ पर बहुत सारे सूती वस्त्र उद्योग और धागों के उद्योग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे समुद्र तट से ऊंचाई बढ़ती है तो जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, ऊष्मा का उत्सर्जन अंतरिक्ष में अधिक हो जाता है, परिणाम स्वरूप तापमान में कमी पाई जाती है और ऐसे स्थलीय भागों में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद आता है स्थल और जल का वितरण। पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह स्थल और जल का समान वितरण नहीं है। अगर हम मानचित्र को देखें या ग्लोब को देखें तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में विभक्त है, महाद्वीप और महासागरों में। आप देखेंगे कि अधिकांश पृथ्वी का भाग महासागरों से आच्छादित है, या ये कह लें दूसरे शब्दों में कि हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग जल राशियों से घिरा हुआ है, स्थलीय भाग बहुत कम है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है या 71% भाग पर जलराशियां हैं और 29% भाग पर ही स्थल हैं। हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भाग स्थलों से घिरा हुआ है या स्थल के रूप में है और दक्षिणी गोलार्ध में जलराशियों की अधिकता है। इसके बाद जो अगला कारक आता है, जलवायु के तत्व आते हैं या कारक आता है, वह है समुद्र से दूरी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे
अभी ऊंचाई की बात हो रही थी, अब दूरी की बात हो रही है। हम समुद्र से अभी हम लंबवत वितरण की बात कर रहे थे, अब हम हॉरिजॉन्टल वितरण की बात कर रहे हैं, क्षैतिज वितरण की बात करेंगे। हमारी पृथ्वी पर जो भूभाग हैं वो समुद्र तट से जितनी दूर हैं वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है। समुद्र तटीय भागों या महासागरीय भागों या उनके तटों की जलवायु भिन्न प्रकार की है। उसका कारण है कि जो समुद्र के निकटस्थ भाग हैं वहाँ पर जलवायु में नमी अधिक पाई जाती है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वहाँ की हवाएं भारी होती हैं, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हम स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करते हैं। परिणाम ये होता है कि जैसा पहले बताया जा चुका है कि स्थल शीघ्र गर्म होते हैं, शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, जलराशियां देर से गर्म होती हैं, देर से ठंडी होती हैं। तो जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं स्थलीय भाग में ऊष्मा का उत्सर्जन तेजी से होता है और जलराशियों में ऊष्मा का उत्सर्जन अपेक्षाकृत देरी से होता है, क्योंकि जलराशियां देरी से गर्म होती हैं और देरी से ठंडी होती हैं। इसका उदाहरण है कि अगर आप बड़े बड़े महानगरों को देखें जो समुद्र तटों पर स्थित हैं, उदाहरण के लिए कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, जितने भी महानगर हैं, आप देख रहे होंगे कि ये सब ना तो गर्मी में बहुत अधिक गर्म होते हैं, ना यहाँ पर शीत ऋतु में कठोर ठंड पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप मैदानी भागों में चले जाएं तो मैदानी भागों में देखेंगे, उत्तरी भारत का उदाहरण ले लें तो मैदानी भागों में देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में कठोर गर्मी, लू अधिक चलती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु में उतनी ही अधिक ठंडी पड़ती है। शुष्क शीतल हवाएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार का नुकसान मानवीय लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन जो समुद्र तटीय भाग हैं या जलराशियों वाले भाग हैं या महासागरों के पास स्थित भाग हैं, वहाँ न तो गर्मी अधिक पड़ती है और न ही अधिक ठंडी पड़ती है। इसके बाद जलवायु को जो प्रभावित करता है या किसी स्थान के विभिन्नता वहाँ के वातावरण को प्रभावित करता है, वह हवाओं की दिशा है। आप सब जानते हैं कि हवाएं किसी भी स्थान के वातावरण को प्रभावित करने के लिए या किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब हवाएं समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं तो वे अपने अंदर नमी को धारण कर लेती हैं और जैसे जैसे वो स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करती हैं तो अपने अंदर की नमी को वो उत्सर्जित करते हुए आगे बढ़ती चली जाती हैं। परिणाम ये होता है कि जैसे जैसे ये आगे की ओर स्थलीय भागों की ओर बढ़ती हैं, हवाएं हल्की होती जाती हैं और फिर आगे जाकर पुनः जब नमी वाले क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, चाहे वो वनस्पतियों वाला प्रदेश हो, चाहे नदियों वाला प्रदेश हो, झील प्रदेश हो या फिर समुद्री प्रदेश हो, महासागरीय प्रदेश हो, तो पुनः ये अपने अंदर नमी को धारण करके भारी हो जाती हैं और शुष्क उष्ण हवाओं को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती हैं। और आगे बढ़ने पर ये हल्की हवाएं कभी कभी कहीं कहीं पर उष्णार्ध हवाओं के ऊपर भी चढ़ जाती हैं, क्योंकि हल्की हवाएं ऊपर होती हैं, धरातल से काफ़ी ऊपर हो जाती हैं और नमी धारण किए हुए जो समुद्र तटों से के पास से गुजरती हैं, प्रवाहित होती हैं या समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं या वनस्पतियों के क्षेत्र से गुजरती हैं हवाएं,
तो ये अपने अंदर अधिक मात्रा में नमी को धारण कर लेती हैं। परिणाम ये होता है कि वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर नहीं होती, लेकिन जो पूर्व में शुष्क हवाएं ऊपर हो चुकी होती हैं वे उनके ऊपर होते हुए आगे गुजरती हैं। परिणाम ये होता है कि ये जिन स्थानों पर जाती हैं वहाँ के जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। यही कारण है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से, शोध पत्रों में, पुस्तकों में हम सभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि अचानक परिवर्तन मौसम में हो जाता है, या जलवायु तो कई हजार वर्षों के बाद किसी स्थान की परिवर्तित होती है, लेकिन वहाँ के कार्य प्रणाली, मनुष्यों का जीवन स्तर, क्रियाकलाप, रहन सहन, यह सब परिवर्तित होने लगता है। कारण ये होता है कि जिन क्षेत्रों की जलवायु परिवर्तित होती है वहाँ पर चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पृथ्वी की मृदा हो जो कृषि में उपयोग होती है, उनमें सब में परिवर्तन आता है। और जब उनमें सब में परिवर्तन आता है तो उनका प्रभाव भी परिवर्तनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में अगर जलवायु में परिवर्तन होता है, कभी उष्ण जलवायु थी जहां पर आज ठंडे प्रदेश हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कभी शीतल जलवायु थी, आज उष्ण प्रदेश हैं, तो आप अगर अध्ययन करेंगे या वहां का प्रागैतिहासिक भौगोलिक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आज वहां पर जो वनस्पतियां हैं वे उस समय नहीं थे। ये सब विभिन्न अवशेषों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो हवाओं की दिशा भी वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। हम सभी महसूस करते हैं, अगर हम सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो शीत ऋतु में कभी कभी अचानक उष्णता महसूस होती है। ये परिणाम हवाओं का ही है। हवाओं का डायरेक्शन जब चेंज होता है, उष्ण प्रदेश की हवाएं शीत प्रदेशों की ओर प्रवाहित होती हैं, तो वहाँ के वातावरण को वो परिवर्तित कर देती हैं। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन अचानक कुछ देर बाद शीतल हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं, आकाश में बादल आ जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, धरातल ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है, लेकिन जब हवाएं उस क्षेत्र में ठंडे प्रदेशों से या जलराशियों वाले भागों से प्रवाहित होकर और उनकी दिशा परिवर्तित होती है, स्थलीय भागों की ओर आती हैं, तो वहाँ के वातावरण को परिवर्तित कर देती हैं और हम शीतलता का अनुभव करते हैं। अगला जो तत्व है जलवायु का, वह है समुद्री धाराएं। हम सभी जानते हैं कि महासागरीय भागों में या समुद्रों में दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक उष्ण जल की धारा और दूसरी शीतल जल की धारा। ये धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जिन महासागरीय भागों में, जिन तटों से होकर उष्ण गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, उन स्थानों पर, वहाँ पर अवस्थित जितने नगर महानगर हैं वो उष्ण जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं वे सभी समुद्र तटीय भाग या महासागरीय भाग शीतल जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। उन भूभागों की जो जलवायु है वो ठंडी होती है। परिणाम ये होता है कि ये जलधाराएं अपने साथ में हवाओं को भी प्रभावित करती हैं। कारण यह है कि जब हवाएं इनके ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो वे अपने साथ नमी को धारण करती हैं और नमी को धारण करके आगे की ओर जब प्रवाहित होती हैं तो समुद्र तटीय प्रदेशों को प्रभावित करती हैं।
परिणाम ये होता है कि उन भागों का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब उष्ण प्रदेशों से या उष्ण जल की धाराएं जिन भागों में प्रवाहित होती हैं और वहां से हवाएं, उसके ऊपर से जो हवाएं प्रवाहित होती हैं, वे उन भागों के वातावरण को उष्ण कर देती हैं। परिणाम ये होता है कि वहां की भी जलवायु और वातावरण परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जलवायु को जो प्रभावित करता है या जलवायु का मुख्य तत्व है वह है झंझावात एवं चक्रवात, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। चक्रवात से आप सब परिचित होंगे, जैसा इसका नाम ही है कि चक्र मीन्स साइकिल, वात मीन्स विंड। चक्राकार वात, चक्राकार हवाएं। ये झंझावात और चक्रवात भी स्थलीय विशेषताओं के कारण, उसके स्वरूप के कारण, विभिन्न धरातलीय भूभागों के स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हवाएं जब उष्णार्ध भाग में पहुंचती हैं तो उष्ण भागों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, दाब अधिक हो जाता है और जैसे ठंडे प्रदेशों में पहुंचती हैं उनके अंदर जो वाष्प होता है वो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप जल में परिवर्तित हो जाता है और वही जल की जब बूंदें भारी हो जाती हैं और वायुमंडल में उनको धारण करने की क्षमता नहीं होती है तो जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरने लगती हैं और यह क्रिया फिर वृष्टि कहलाती है या वर्षा कहलाती है। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में जब मानसून की वापसी होती है तो चारों ओर से पहले किसी एक दिशा में बादल दिखते हैं, फिर थोड़ी देर में चारों ओर से बादल घिर जाते हैं और हवाएं भी चारों ओर से प्रवाहित होने लगती हैं तथा घनघोर बारिश होती है, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि तूफान के साथ बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश बहुत सारे स्थानों पर बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाती है। चक्रवात के माध्यम से वनस्पतियों का नुकसान होता है, कृषि का नुकसान होता है, पशुओं का नुकसान हो जाता है, बस्तियों का नुकसान हो जाता है जब कभी ये विकराल रूप धारण करते हैं। ये चक्रवात जब जहां पर भी उत्पन्न होते हैं तो उन भूभागों की जलवायु को प्रभावित करते हैं और जब जलवायु प्रभावित होती है तो उन भूभागों के निवासियों का, वहां के लोगों का रहन सहन, क्रियाकलाप, सारी चीजें प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि किसी भी स्थान की जलवायु उस भूभाग को विकसित या अविकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद जो अगली बात है, किसी स्थान की जलवायु के मुख्य तत्व के रूप में, वह है पर्वत अवरोध। किसी भी भूभाग की जलवायु पर्वतीय अवरोधों के कारण भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हम अपने देश को ले लें। भारतवर्ष की जो जलवायु है वो आज जो जलवायु है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक शीतल होती है और ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग शीतल प्रदेशों के अंतर्गत आता है, शुष्क शीत प्रदेशों के अंतर्गत आता यदि हमारा हिमालय न होता तो। हिमालय पर्वत शीत हवाओं को रोक करके और हमको बहुत अधिक मध्य चीन से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। परिणाम स्वरूप अन्य भूभागों की अपेक्षा हमारा यह प्रायद्वीपीय भाग जलवायु की दृष्टि से भिन्न प्रकार का है। जैसा लोग कहते भी हैं
कि हमारे यहाँ जलवायु की कारण ही जैव विविधता पाई जाती है, हमारे यहाँ स्थलीय भिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ मानवीय क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है। यह एक ऐसा भूभाग है, यह एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ प्रकृति ने जलवायु के माध्यम से विविधता प्रदान की है। इस विविधता के पीछे इसी प्रकार से यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ठीक इसी प्रकार की जलवायु वहाँ पर भी पाई जाती है। तो पर्वत भी जिन स्थानों पर होते हैं वो अपने अग्रभाग में अलग वातावरण निर्मित करते हैं और उनका जो पृष्ठ प्रदेश होता है, पीछे का भाग होता है, पिछला भाग होता है, वहाँ अलग जलवायु होती है। जबकि एरिया बहुत अधिक नहीं होता, क्षेत्र बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन पर्वतीय श्रेणियों के कारण वायु के पार न होने के कारण जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। और जब जलवायु भिन्न होती है तो निश्चित रूप से उस भूभाग की मिट्टी में भिन्नता होगी, उस भूभाग की वनस्पतियों में भिन्नता होगी और उस भूभाग के निवासियों के क्रियाकलाप में भी भिन्नता होगी, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पान हो, इनमें सब में भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जलवायु के महत्व की। विद्यार्थियों, जलवायु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसा आप सब जानते हो कि जलवायु दो शब्दों से अगर हम बात करें बना है, जल और वायु। प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है वायु और दूसरे नंबर पर आता है जल। तो इस प्रकार से जलवायु का किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। जिन भूभागों में जहाँ के वायुमंडल में जलवायु की पर्याप्त मात्रा होती है वहाँ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है, परंतु जिन भूभागों में जल की कमी पाई जाती है या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उन भूभागों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि अगर जल की कमी है तो पृथ्वी भी शुष्क होगी, रेगिस्तानी भाग होगा। परिणाम ये होगा ना तो वहाँ वनस्पतियाँ होंगी, न किसी प्रकार की कृषि हो सकती है, न अन्य क्रियाकलाप हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी भी भूभाग में वायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो वहां पर भी क्या होगा, अगर अधिक शुष्क उष्ण हवाएं हैं, अगर शुष्क शीतल हवाएं हैं, तो भी वहां मनुष्यों का आवास नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार की कृषि नहीं हो सकती है, वनस्पतियां नहीं हो सकती हैं, अर्थात जीवन दुर्लभ हो जाता है। जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, हिमाच्छादित प्रदेशों में या फिर रेगिस्तानी भूभागों में। तो इसलिए जलवायु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास के लिए जलवायु का महत्व है, किसी भी प्रकार के संस्कृति के विकास के लिए जलवायु का महत्व है, किसी भी प्रकार के वनस्पतियों के विकास के लिए, पशुओं के विकास के लिए जलवायु का बहुत अधिक महत्व है। आगे अब हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके पहले
हम चाहते हैं कि एक पक्ष छूट गया है, मौसम। जलवायु तो बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। जलवायु किसी बड़े भूभाग या प्रदेश की लंबी अवधि की मौसमी दशाओं को कहा जाता है। लेकिन जिससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, जो हमारे क्रियाकलाप और जीवन को प्रभावित करता है, वह है मौसम। मौसम के अगर हम अर्थ की बात करें तो मौसम वायुमंडलीय अल्पकालीन अवस्था को कहा जाता है। किसी भी स्थान के एक निश्चित समय, दिन की जो वायुमंडलीय अवस्था होती है, जो दशा होती है, उसे मौसम कहा जाता है। इसकी परिभाषा त्रिवार्था महोदय ने दिया है। किसी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वृष्टि का अल्पकालिक योग है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होता है। जैसा पहले बताया जा चुका कि मौसम किसी स्थान विशेष की, विशेष समय की और विशेष दिन की अवस्था को कहा जाता है। जैसे जलवायु के तत्वों की बात हो रही थी कि किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण कुछ प्रमुख तत्वों के आधार पर होता है, ठीक उसी प्रकार से मौसम के निर्धारण के लिए किसी भी भूभाग के, किसी भी स्थान के, किसी भी समय के मौसम के निर्धारण के लिए भी कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। जैसे पहला है सौर विकिरण। पहला तत्व मौसम का है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। सौर विकिरण सूर्य के द्वारा विकिरित किरणों से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। हमारे पृथ्वी का धरातल और वायुमंडल दोनों सौर विकिरण के द्वारा ही, सूर्य के द्वारा निकली किरणों के माध्यम से ही ऊष्मा प्राप्त करता है। सूर्य से जो विकिरण होता है उससे हमारा वायुमंडल सर्वाधिक गर्म नहीं होता है। सर्वाधिक गर्म तब होता है जब सूर्य के द्वारा विकिरित किरणें हमारे पृथ्वी के धरातल पर पड़ती हैं और पुनः पृथ्वी के द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में उष्णता प्राप्त होती है और इसी के माध्यम से किसी स्थान का मौसम परिवर्तित होता है। सौर विकिरण ही एक ऐसा कारण है या तत्व है जो विभिन्न स्थानों के मौसमों का निर्धारण करता है। जैसे पर्वतीय प्रदेश हैं तो उन प्रदेशों का जो मौसम होगा वो भिन्न होगा, पठारी प्रदेशों का भिन्न होगा, मैदानी प्रदेशों का भिन्न होगा और समुद्र तटीय भागों का भिन्न होगा। ये दिन प्रतिदिन के मौसम में भिन्नता होती है। जैसे जो पर्वतीय प्रदेश हैं या पर्वतीय ढाल वाले भाग हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, कम समय के लिए पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप वहाँ पर तापक्रम कम पाया जाता है। इसके बाद हम जब पठारी प्रदेशों में आते हैं तो वहाँ भी मैदानी भागों की अपेक्षा कम समय के लिए ताप प्राप्त होता है, लेकिन मैदानी भागों में अधिक समय के लिए तापमान प्राप्त होता है। परिणाम ये होता है कि मैदानी भागों में अवरोध कम उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जो मैदानी भागों का मौसम होता है वह बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है अपेक्षाकृत पर्वतीय प्रदेशों के, क्योंकि मैदानी भागों में सौर द्वारा विकिरण जितनी शीघ्रता से प्राप्त होता है उतनी ही शीघ्रता से
पार्थिव विकिरण हो जाता है, तापक्रम का उत्सर्जन हो जाता है और ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। वातावरण का यह परिवर्तन किसी भी स्थान के मौसम को परिवर्तित कर देता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि तेज धूप होती है, थोड़ी देर बाद आपको आकाश में बादल दिख जाएंगे और पता चला कुछ ही क्षणों में बारिश प्रारंभ हो गई। तो अभी धूप थी, गर्मी थी, उष्णता महसूस हो रही थी, नमी महसूस कर रहे थे आप, ह्यूमिड बहुत अधिक महसूस कर रहे थे, लेकिन बादल आ गए और बारिश हो गई। बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो गया। ये अचानक परिवर्तन हुआ, क्षणिक परिवर्तन है जो कि जलवायु में नहीं होता। ये क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य के द्वारा जो विकिरण प्राप्त हुआ, जो सौर विकिरण हुआ, उससे हमारे धरातल और जलराशियों दोनों में ऊष्मा प्राप्त हुई और उस ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादल आ गए आकाश में और उन बादलों से वर्षा हो गई। वर्षा होने के कारण वातावरण ठंडा हो गया। इसके बाद आता है वायु का तापमान, टेम्परेचर ऑफ एयर। किसी भी भूभाग के मौसम के परिवर्तन में, किसी भी भूभाग के मौसम के लिए वहां की वायु बहुत अधिक जिम्मेदार होती है। उस भूभाग में प्रवाहित होने वाली हवाएं उस स्थान के मौसम को निर्धारित करती हैं। अगर कोई पर्वतीय प्रदेश है, हिमाच्छादित प्रदेश है, तो वहां पर शीतल हवाएं प्रवाहित होंगी और शीतल हवाएं प्रवाहित होंगी तो वहां का पूरा वातावरण ठंडा होगा। ये हवाएं जैसे ही इस प्रदेश को पार करेंगी, मैदानी प्रदेशों में पहुंचेंगी, वहां के वातावरण को ठंडा कर देंगी और फिर आगे बढ़ने पर जब ये अपने अंदर के आर्द्रता को, नमी को मैदानी प्रदेशों में छोड़ती हैं तो हल्की होकर आगे बढ़ती हैं और ऊपर उठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पुनः उच्च अक्षांशों में पहुंचकर ये अपने अंदर नमी को धारण करती हैं। उच्च अक्षांशों से मेरा तात्पर्य है ध्रुवीय प्रदेशों से, जो ठंडे प्रदेश होते हैं। और इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। जहां पर उष्ण हवाएं पहुंचती हैं वहां के मौसम को उष्णता प्रदान कर देती हैं, जहां पर शीतल हवाएं पहुंचती हैं उस भूभाग के मौसम को ठंडा कर देती हैं। इस प्रकार से हवाओं का बड़ा योगदान होता है। अब ये हवाएं प्रवाहित कैसे होती हैं? तो हवाओं का जो प्रवाह होता है उसके लिए तापमान उत्तरदायी होता है। हवाओं को गति प्रदान करने में हवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उष्ण प्रदेशों की हवाएं शुष्क होती हैं, हल्की होती हैं, परिणाम स्वरूप इनमें गतिशीलता अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तेज उष्ण हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। आंधियां चलती हैं, झंझावात चलते हैं और रेगिस्तानी भागों में तो कई प्रदेशों को, जैसे वर्षा ऋतु में जलीय प्रदेशों में, नदी तटीय प्रदेशों में बाढ़ के द्वारा खेती आदि का नुकसान होता है, उसी प्रकार से अन्य भूभागों में, रेगिस्तानी भागों में उष्ण हवाओं के द्वारा जो आंधियां चलती हैं, रेत के माध्यम से विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। तो तापमान हवाओं को गति प्रदान करते हैं। फिर है वायुदाब। वायुदाब भी किसी भी मौसम को अधिक प्रभावित करता है। वायुदाब जैसा आप सभी जानते हैं, वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जिन स्थानों पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा और जहां वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान अधिक होगा।
हम सभी जानते हैं जब पर्वतीय प्रदेशों में ट्रैकिंग होती है या जाते हैं हम उच्च भूभागों पर जाते हैं तो लोगों को गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वायुदाब कम पाया जाता है। तो वायुदाब किसी स्थान के मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। फिर है हवाएं, जैसा पहले बताया जा चुका है, हवाएं किसी भी स्थान के मौसम को परिवर्तित करने में अपना योगदान देती। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जैसा पहले ही बताया गया है, उदाहरण के लिए जो विषुवतरेखीय प्रदेश है, उष्णार्द्र प्रदेश होते हैं, वहां ताप और दाब दोनों अधिक होता है, भूमि दलदली होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, वातावरण में नमी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे भूभाग स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते किसी भी प्रकार के लिए। परिणाम स्वरूप ऐसे भूभागों में बस्तियां कम होती हैं, किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते हैं। अगला है वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षा। वर्षा भी किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करती है। किसी भी मौसम की उष्णता, शीतलता को वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। मेघ, बादल, जिसे आप क्लाउड्स कहते हैं, क्लाउड्स भी किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। जैसे आप हिल स्टेशन पर चले जाएं तो बादलों को आप स्पर्श कर लेते हैं। उन भूभागों में बहुत अधिक मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते, आर्थिक क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। केवल वे हिल स्टेशन टूरिज्म प्लेस होते हैं, वहाँ का जो उद्यम होता है पर्यटन ही होता है, पर्यटन उद्योग ही होता है। लेकिन आप वहाँ उच्च कृषि की बात करें, अन्य औद्योगिक क्रियाओं की बात करें तो नहीं होती हैं। परिणाम ये होता है कि वहाँ मौसम इनके अनुकूल नहीं होता है। अब हम अगर इसके मौसम के महत्व की बात करें तो मौसम का महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जलवायु, बल्कि जलवायु से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मौसम किसी भी कार्य के अनुकूल नहीं है, उस कार्य के वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो वह कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वातावरण अनुकूल है तो निश्चित रूप से मौसम भी अनुकूल होगा और विभिन्न प्रकार के कार्य वहाँ किए जा सकते हैं। यदि स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, स्वच्छ मौसम है, वातावरण में अधिक उष्णता नहीं है या अधिक शीतलता नहीं है या अधिक नमी नहीं है, तो ऐसे भूभागों के निवासियों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, स्वास्थ्यवर्धक वहाँ जलवायु होती है और मानवीय क्रियाकलाप उच्च कोटि के होते हैं। और ऐसे क्षेत्र विकसित प्रदेशों के अंतर्गत और शुष्क उष्ण हवाओं को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती हैं। और आगे बढ़ने पर ये हल्की हवाएं कभी कभी कहीं कहीं पर उष्णार्ध हवाओं के ऊपर भी चढ़ जाती हैं, क्योंकि हल्की हवाएं ऊपर होती हैं, धरातल से काफ़ी ऊपर हो जाती हैं और नमी धारण किए हुए जो समुद्र तटों से के पास से गुजरती हैं, प्रवाहित होती हैं, या समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं, या वनस्पतियों के क्षेत्र से गुजरती हैं हवाएं, तो ये अपने अंदर अधिक मात्रा में नमी को धारण कर लेती हैं। परिणाम ये होता है कि वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर नहीं होती, लेकिन जो पूर्व में शुष्क हवाएं ऊपर हो चुकी होती हैं वे उनके ऊपर होते हुए आगे गुजरती हैं। परिणाम ये होता है कि ये जिन स्थानों पर जाती हैं वहाँ के जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। यही कारण है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से, शोध पत्रों में, पुस्तकों में हम सभी पढ़ते हैं, देखते हैं कि अचानक परिवर्तन मौसम में हो जाता है, या जलवायु तो कई हजार वर्षों के बाद किसी स्थान की परिवर्तित होती है, लेकिन वहाँ के कार्य प्रणाली, मनुष्यों का जीवन स्तर, क्रियाकलाप, रहन सहन, यह सब परिवर्तित होने लगता है। कारण ये होता है कि
जिन क्षेत्रों की जलवायु परिवर्तित होती है वहाँ पर चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पृथ्वी की मृदा हो जो कृषि में उपयोग होती है, उनमें सब में परिवर्तन आता है। और जब उनमें सब में परिवर्तन आता है तो उनका प्रभाव भी परिवर्तनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर जलवायु में परिवर्तन होता है, कभी उष्ण जलवायु थी जहां पर आज ठंडे प्रदेश हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कभी शीतल जलवायु थी, आज उष्ण प्रदेश हैं। तो आप अगर अध्ययन करेंगे या वहां का प्रागैतिहासिक भौगोलिक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आज वहां पर जो वनस्पतियां हैं वे उस समय नहीं थे। ये सब विभिन्न अवशेषों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो हवाओं की दिशा भी वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। हम सभी महसूस करते हैं, अगर हम सूक्ष्म स्तर पर बात करें तो शीत ऋतु में कभी कभी अचानक उष्णता महसूस होती है। ये परिणाम हवाओं का ही है। हवाओं का डायरेक्शन जब चेंज होता है, उष्ण प्रदेश की हवाएं शीत प्रदेशों की ओर प्रवाहित होती हैं तो वहाँ के वातावरण को वो परिवर्तित कर देती हैं। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन अचानक कुछ देर बाद शीतल हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं, आकाश में बादल आ जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है, धरातल ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है, लेकिन जब हवाएं उस क्षेत्र में ठंडे प्रदेशों से या जलराशियों वाले भागों से प्रवाहित होकर और उनकी दिशा परिवर्तित होती है, स्थलीय भागों की ओर आती हैं, तो वहाँ के वातावरण को परिवर्तित कर देती हैं और हम शीतलता का अनुभव करते हैं। अगला जो तत्व है जलवायु का वह है समुद्री धाराएं। हम सभी जानते हैं कि महासागरीय भागों में या समुद्रों में दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक उष्ण जल की धारा और दूसरी शीतल जल की धारा। ये धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जिन महासागरीय भागों में जिन तटों से होकर उष्ण गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, उन स्थानों पर वहाँ पर अवस्थित जितने नगर महानगर हैं वो उष्ण जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं वे सभी समुद्र तटीय भाग या महासागरीय भाग शीतल जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। उन भूभागों की जो जलवायु है वो ठंडी होती है। परिणाम ये होता है कि ये जलधाराएं अपने साथ में हवाओं को भी प्रभावित करती हैं। कारण यह है कि जब हवाएं इनके ऊपर से प्रवाहित होती हैं तो वे अपने साथ नमी को धारण करती हैं और नमी को धारण करके आगे की ओर जब प्रवाहित होती हैं तो समुद्र तटीय प्रदेशों को प्रभावित करती हैं। परिणाम ये होता है कि उन भागों का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब उष्ण प्रदेशों से या उष्ण जल की धाराएं जिन भागों में प्रवाहित होती हैं और वहाँ से हवाएं, उसके ऊपर से जो हवाएं प्रवाहित होती हैं वे उन भागों के वातावरण को उष्ण कर देती हैं। परिणाम ये होता है कि वहाँ की भी जलवायु और वातावरण परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जलवायु को जो प्रभावित करता है या जलवायु का मुख्य तत्व है वह है झंझावात एवं चक्रवात, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। चक्रवात से आप सब परिचित होंगे, जैसा इसका नाम ही है कि चक्र मीन्स साइकिल, वात मीन्स विंड। चक्राकार वात, चक्राकार हवाएं। ये झंझावात और चक्रवात भी
स्थलीय विशेषताओं के कारण, उसके स्वरूप के कारण विभिन्न धरातलीय भूभागों के स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हवाएं जब उष्णार्ध भाग में पहुंचती हैं तो उष्ण भागों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं, दाब अधिक हो जाता है, और जैसे ठंडे प्रदेशों में पहुंचती हैं उनके अंदर जो वाष्प होता है वो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप जल में परिवर्तित हो जाता है, और वही जल की जब बूंदें भारी हो जाती हैं और वायुमंडल में उनको धारण करने की क्षमता नहीं होती है, तो जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, और यह क्रिया फिर वृष्टि कहलाती है या वर्षा कहलाती है। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में जब मानसून की वापसी होती है तो चारों ओर से पहले किसी एक दिशा में बादल दिखते हैं, फिर थोड़ी देर में चारों ओर से बादल घिर जाते हैं और हवाएं भी चारों ओर से प्रवाहित होने लगती हैं तथा घनघोर बारिश होती है, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि तूफान के साथ बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश बहुत सारे स्थानों पर बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाती है। चक्रवात के माध्यम से वनस्पतियों का नुकसान होता है, कृषि का नुकसान होता है, पशुओं का नुकसान हो जाता है, बस्तियों का नुकसान हो जाता है जब कभी ये विकराल रूप धारण करते हैं। ये चक्रवात जब जहाँ पर भी उत्पन्न होते हैं तो उन भूभागों की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और जब जलवायु प्रभावित होती है तो उन भूभागों के निवासियों का, वहाँ के लोगों का रहन सहन, क्रियाकलाप, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि किसी भी स्थान की जलवायु उस भूभाग को विकसित या अविकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद जो अगली बात है, किसी स्थान की जलवायु के मुख्य तत्व के रूप में, वह है पर्वत अवरोध। किसी भी भूभाग की जलवायु पर्वतीय अवरोधों के कारण भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हम अपने देश को ले लें। भारतवर्ष की जो जलवायु है वो आज जो जलवायु है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक शीतल होती है, और ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग शीतल प्रदेशों के अंतर्गत आता, शुष्क शीत प्रदेशों के अंतर्गत आता यदि हमारा हिमालय न होता तो। हिमालय पर्वत शीत हवाओं को रोक करके और हमको बहुत अधिक मध्य चीन से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। परिणाम स्वरूप अन्य भूभागों की अपेक्षा हमारा यह प्रायद्वीपीय भाग जलवायु की दृष्टि से भिन्न प्रकार का है। जैसा लोग कहते भी हैं कि हमारे यहाँ जलवायु की कारण ही जैव विविधता पाई जाती है, हमारे यहाँ स्थलीय भिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है, हमारे यहाँ मानवीय क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है। यह एक ऐसा भूभाग है, यह एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ प्रकृति ने जलवायु के माध्यम से विविधता प्रदान की है। इस विविधता के पीछे इसी प्रकार से यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ठीक इसी प्रकार की जलवायु वहाँ पर भी पाई जाती है। तो पर्वत भी जिन स्थानों पर होते हैं वो अपने अग्रभाग में अलग वातावरण निर्मित करते हैं, और उनका जो पृष्ठ प्रदेश होता है, पीछे का भाग होता है, पिछला भाग होता है, वहाँ अलग जलवायु होती है। जबकि एरिया बहुत अधिक नहीं होता, क्षेत्र बहुत अधिक नहीं होता,
लेकिन पर्वतीय श्रेणियों के कारण वायु के पार न होने के कारण जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। और जब जलवायु भिन्न होती है तो निश्चित रूप से उस भूभाग की मिट्टी में भिन्नता होगी, उस भूभाग की वनस्पतियों में भिन्नता होगी और उस भूभाग के निवासियों के क्रियाकलाप में भी भिन्नता होगी, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पान हो, इनमें सब में भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जलवायु के महत्व की। विद्यार्थियों, जलवायु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसा आप सब जानते हो कि जलवायु दो शब्दों से अगर हम बात करें बना है, जल और वायु। प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है वायु और दूसरे नंबर पर आता है जल। तो इस प्रकार से जलवायु का किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। जिन भूभागों में जहां के वायुमंडल में जलवायु की पर्याप्त मात्रा होती है वहां स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होती है, परंतु जिन भूभागों में जल की कमी पाई जाती है या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उन भूभागों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि अगर जल की कमी है तो पृथ्वी भी शुष्क होगी, रेगिस्तानी भाग होगा। परिणाम ये होगा ना तो वहाँ वनस्पतियाँ होंगी, न किसी प्रकार की कृषि हो सकती है, न अन्य क्रियाकलाप हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी भी भूभाग में वायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो वहां पर भी क्या होगा, अगर अधिक शुष्क उष्ण हवाएं हैं, अगर शुष्क शीतल हवाएं हैं तो भी वहां मनुष्यों का आवास नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार की कृषि नहीं हो सकती है, वनस्पतियां नहीं हो सकती हैं, अर्थात जीवन दुर्लभ हो जाता है। जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, हिमाच्छादित प्रदेशों में या फिर रेगिस्तानी भूभागों में। तो इसलिए जलवायु का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास के लिए जलवायु का महत्व है, किसी भी प्रकार के संस्कृति के विकास के लिए जलवायु का महत्व है, किसी भी प्रकार के वनस्पतियों के विकास के लिए, पशुओं के विकास के लिए जलवायु का बहुत अधिक महत्व है। आगे अब हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके पहले हम चाहते हैं कि एक पक्ष छूट गया है, मौसम। जलवायु तो बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। जलवायु किसी बड़े भूभाग या प्रदेश की लंबी अवधि की मौसमी दशाओं को कहा जाता है। लेकिन जिससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, निरंतर प्रभावित होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, जो हमारे क्रियाकलाप और जीवन को प्रभावित करता है, वह है मौसम। मौसम के अगर हम अर्थ की बात करें तो मौसम वायुमंडलीय अल्पकालीन अवस्था को कहा जाता है। किसी भी स्थान के एक निश्चित समय, दिन की जो वायुमंडलीय अवस्था होती है, जो दशा होती है, उसे मौसम कहा जाता है।
इसकी परिभाषा त्रिवार्था महोदय ने दिया है, किसी स्थान का मौसम वहां की वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वृष्टि का अल्पकालिक योग है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होता है। जैसा पहले ही बताया जा चुका कि मौसम किसी स्थान विशेष की, विशेष समय की और विशेष दिन की अवस्था को कहा जाता है। जैसे जलवायु के तत्वों की बात हो रही थी कि किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण कुछ प्रमुख तत्वों के आधार पर होता है, ठीक उसी प्रकार से मौसम के निर्धारण के लिए किसी भी भूभाग के, किसी भी स्थान के, किसी भी समय के मौसम के निर्धारण के लिए भी कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। जैसे पहला है सौर विकिरण। पहला तत्व मौसम का है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। सौर विकिरण सूर्य के द्वारा विकिरित किरणों से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। हमारे पृथ्वी का धरातल और वायुमंडल दोनों सौर विकिरण के द्वारा ही, सूर्य के द्वारा निकली किरणों के माध्यम से ही ऊष्मा प्राप्त करता है। सूर्य से जो विकिरण होता है उससे हमारा वायुमंडल सर्वाधिक गर्म नहीं होता है। सर्वाधिक गर्म तब होता है जब सूर्य के द्वारा विकिरित किरणें हमारे पृथ्वी के धरातल पर पड़ती हैं और पुनः पृथ्वी के द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में उष्णता प्राप्त होती है और इसी के माध्यम से किसी स्थान का मौसम परिवर्तित होता है। सौर विकिरण ही एक ऐसा कारण है या तत्व है जो विभिन्न स्थानों के मौसमों का निर्धारण करता है। जैसे पर्वतीय प्रदेश हैं तो उन प्रदेशों का जो मौसम होगा वो भिन्न होगा, पठारी प्रदेशों का भिन्न होगा, मैदानी प्रदेशों का भिन्न होगा और समुद्र तटीय भागों का भिन्न होगा। ये दिन प्रतिदिन के मौसम में भिन्नता होती है। जैसे जो पर्वतीय प्रदेश हैं या पर्वतीय ढाल वाले भाग हैं, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, कम समय के लिए पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप वहां पर ताप कम पाया जाता है। इसके बाद हम जब पठारी प्रदेशों में आते हैं तो वहां भी मैदानी भागों की अपेक्षा कम समय के लिए ताप प्राप्त होता है, लेकिन मैदानी भागों में अधिक समय के लिए तापमान प्राप्त होता है। परिणाम यह होता है कि मैदानी भागों में अवरोध कम उत्पन्न होता है। यही कारण है कि जो मैदानी भागों का मौसम होता है वह बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है अपेक्षाकृत पर्वतीय प्रदेशों के, क्योंकि मैदानी भागों में सौर द्वारा विकिरण जितनी शीघ्रता से प्राप्त होता है उतनी ही शीघ्रता से पार्थिव विकिरण हो जाता है, तापक्रम का उत्सर्जन हो जाता है और ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। वातावरण का यह परिवर्तन किसी भी स्थान के मौसम को परिवर्तित कर देता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि तेज धूप होती है, थोड़ी देर बाद आपको आकाश में बादल दिख जाएंगे और पता चला कुछ ही क्षणों में बारिश प्रारंभ हो गई। तो अभी धूप थी, गर्मी थी, उष्णता महसूस हो रही थी, नमी महसूस कर रहे थे आप, ह्यूमिड बहुत अधिक महसूस कर रहे थे, लेकिन बादल आ गए और बारिश हो गई। बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो गया। ये अचानक परिवर्तन हुआ, क्षणिक परिवर्तन है जो कि जलवायु में नहीं होता। ये क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य के द्वारा जो विकिरण प्राप्त हुआ, जो सौर विकिरण हुआ, उससे हमारे धरातल
और जलराशियों दोनों में ऊष्मा प्राप्त हुई और उस ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादल आ गए आकाश में और उन बादलों से वर्षा हो गई। वर्षा होने के कारण वातावरण ठंडा हो गया। इसके बाद आता है वायु का तापमान, टेम्परेचर ऑफ एयर। किसी भी भूभाग के मौसम के परिवर्तन में, किसी भी भूभाग के मौसम के लिए वहां की वायु बहुत अधिक जिम्मेदार होती है। उस भूभाग में प्रवाहित होने वाली हवाएं उस स्थान के मौसम को निर्धारित करती हैं। अगर कोई पर्वतीय प्रदेश है, हिमाच्छादित प्रदेश है, तो वहां पर शीतल हवाएं प्रवाहित होंगी और शीतल हवाएं प्रवाहित होंगी तो वहां का पूरा वातावरण ठंडा होगा। ये हवाएं जैसे ही इस प्रदेश को पार करेंगी, मैदानी प्रदेशों में पहुंचेंगे, वहां के वातावरण को ठंडा कर देंगे और फिर आगे बढ़ने पर जब ये अपने अंदर के आर्द्रता को, नमी को मैदानी प्रदेशों में छोड़ती हैं तो हल्की होकर आगे बढ़ती हैं और ऊपर उठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पुनः उच्च अक्षांशों में पहुंचकर ये अपने अंदर नमी को धारण करती हैं। उच्च अक्षांशों से मेरा तात्पर्य है ध्रुवीय प्रदेशों से, जो ठंडे प्रदेश होते हैं। और इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। जहां पर उष्ण हवाएं पहुंचती हैं वहां के मौसम को उष्णता प्रदान कर देती हैं, जहां पर शीतल हवाएं पहुंचती हैं उस भूभाग के मौसम को ठंडा कर देती हैं। इस प्रकार से हवाओं का बड़ा योगदान होता है। अब ये हवाएं प्रवाहित कैसे होती हैं? तो हवाओं का जो प्रवाह होता है उसके लिए तापमान उत्तरदायी होता है। हवाओं को गति प्रदान करने में हवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। उष्ण प्रदेशों की हवाएं शुष्क होती हैं, हल्की होती हैं, परिणाम स्वरूप इनमें गतिशीलता अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तेज उष्ण हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। आंधियां चलती हैं, झंझावात चलते हैं और रेगिस्तानी भागों में तो कई प्रदेशों को, जैसे वर्षा ऋतु में जलीय प्रदेशों में, नदी तटीय प्रदेशों में बाढ़ के द्वारा खेती आदि का नुकसान होता है, उसी प्रकार से अन्य भूभागों में, रेगिस्तानी भागों में उष्ण हवाओं के द्वारा जो आंधियां चलती हैं, रेत के माध्यम से विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। तो तापमान हवाओं को गति प्रदान करते हैं। फिर है वायुदाब। वायुदाब भी किसी भी मौसम को अधिक प्रभावित करता है। वायुदाब जैसा आप सभी जानते हैं, वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जिन स्थानों पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा और जहां वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान अधिक होगा। हम सभी जानते हैं जब पर्वतीय प्रदेशों में ट्रैकिंग होती है या जाते हैं, हम उच्च भूभागों पर जाते हैं तो लोगों को गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वायुदाब कम पाया जाता है। तो वायुदाब किसी स्थान के मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। फिर है हवाएं। जैसा पहले बताया जा चुका है, हवाएं किसी भी स्थान के मौसम को परिवर्तित करने में अपना योगदान देती। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, जैसा पहले ही बताया गया है, उदाहरण के लिए जो विषुवत-रेखीय प्रदेश है, उष्णार्द्र प्रदेश होते हैं, वहां ताप और दाब दोनों अधिक होता है, भूमि दलदली होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, वातावरण में नमी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे भूभाग स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते किसी भी प्रकार के लिए। परिणाम स्वरूप ऐसे भूभागों में बस्तियां कम होती हैं, किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते हैं
अगला है वर्षण, प्रेसिपिटेशन, वर्षा। वर्षा भी किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करती है। किसी भी मौसम की उष्णता, शीतलता को वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। मेघ, बादल, जिसे आप क्लाउड्स कहते हैं, क्लाउड्स भी किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। जैसे आप हिल स्टेशन पर चले जाएं तो बादलों को आप स्पर्श कर लेते हैं। उन भूभागों में बहुत अधिक मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते, आर्थिक क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। केवल वे हिल स्टेशन टूरिज्म प्लेस होते हैं। वहाँ का जो उद्यम होता है पर्यटन ही होता है, पर्यटन उद्योग ही होता है। लेकिन आप वहाँ उच्च कृषि की बात करें, अन्य औद्योगिक क्रियाओं की बात करें तो नहीं होती हैं। परिणाम ये होता है कि वहाँ मौसम इनके अनुकूल नहीं होता है। अब हम अगर इसके मौसम के महत्व की बात करें तो मौसम का महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जलवायु, बल्कि जलवायु से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मौसम किसी भी कार्य के अनुकूल नहीं है, उस कार्य के वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो वह कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वातावरण अनुकूल है तो निश्चित रूप से मौसम भी अनुकूल होगा और विभिन्न प्रकार के कार्य वहाँ किए जा सकते हैं। यदि स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, स्वच्छ मौसम है, वातावरण में अधिक उष्णता नहीं है या अधिक शीतलता नहीं है या अधिक नमी नहीं है, तो ऐसे भूभागों के निवासियों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, स्वास्थ्यवर्धक वहाँ जलवायु होती है और मानवीय क्रियाकलाप उच्च कोटि के होते हैं और ऐसे क्षेत्र विकसित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, आज तो हम मौसम और जलवायु के ऊपर चर्चा किए आपसे। अगली क्लास में हम वायुमंडल के संगठन और संरचना की बात करेंगे कि हमारे वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके माध्यम से हमारा वायुमंडल बना हुआ है, जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम निवास करते हैं। धन्यवाद। आते हैं।